हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी मिलेंगे जब हम तुम का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 51 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें, और इसके पहले के भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर क्लिक करें। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ, बोलिए। प्रथम अपना होंठ उसके कान के पास ले जाकर धीरे से बोल रहा था। वह उसके इतना करीब था कि उसके होंठ उसके कान को छू रहे थे। वहीं वह उसकी गर्म सांसें खुद पर फील कर रही थी और पावनी का पूरा तन मन झंझना रहा था। बदन में झुरझुरी सी हो रही थी। कोशिश करने के बाद भी मानो मन उसका बेकाबू हुआ जा रहा था। उसके होंठ सिल गए थे। वह कुछ नहीं बोल पाई। जवाब नहीं दे रही आप? वो वो आगे कुछ बोलती तब तक वह उसके खुली कमर पर अपनी उंगलियां चलाने लगा और अचानक ही धीरे से अंगूठा और तर्जनी के बीच हल्का सा प्रेस कर दिया। वह जोर से चिहुक उठी। वह उससे छूटने के लिए कसमसा रही थी, लेकिन प्रथम ने उसे अपनी तरफ टर्न किया और उसकी आंखों में देखा तो पावनी ने कहा, सॉरी। नहीं, यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। वो आप मुझे आने नहीं देते, इसलिए मैंने झूठ कहा। प्रथम ने तुरंत उसे अपनी तरफ टर्न किया और दोनों हाथ से उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, मेरी आंखों में देख कर बोलो। हाँ सर, मैंने झूठ बोला कि शादी 2 दिन बाद है। अगर मैं सच बोलती तो आप आने नहीं देते मुझे, इसलिए। वह उसकी आंखों में देखकर बोल रही थी और नीचे अपनी उंगलियों को तोड़ मरोड़ रही थी। प्रथम ने ना में सिर हिला दिया। नहीं, यह भी नहीं। पावनी अब चौंक गई और जोर से दाएं बाएं ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इसके अलावा और कोई झूठ नहीं कहा मैंने। सच कहती हूँ, अपनी कसम। वह बात पूरी करते उससे पहले ही प्रथम ने उसके होंठ पर अपनी तर्जनी उंगली रख दिया। चुप रहो। तुमने झूठ नहीं बोला। नहीं। फिर जब मैं यहाँ आने की बात कही तो तुमने यह क्यों कहा कि आपको नहीं बुलाया है मेरे मम्मी पापा ने? क्योंकि चित्रा ने हमारे रिश्ते के बारे में सच्चाई बता दी है, परंतु यहाँ आकर तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। वह सब तो अभी भी हम दोनों को पति पत्नी समझ रहे हैं। हमारे रिश्ते की सच्चाई से कोसों दूर है वे। यह सुनकर अब पावनी बगले झांकने लगी। प्रथम ने तुरंत एक हाथ से उसकी चिन पकड़कर अपनी तरफ किया। उधर देखने की जरूरत नहीं, मेरी तरफ देखकर, आंखों में देखकर बोलो मेरी जान। हाँ, मैंने यह भी झूठ बोला। पर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी आप यहाँ आए। अच्छा, कारण जान सकता हूँ मैं? और दूसरी बात, तुमने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया, जबकि मैंने तुम्हें कहा था कॉल रिसीव करना। अविरल तुम्हें बहुत याद करेगा, तुम्हारे बिना वह परेशान हो जाएगा। फिर भी क्यों क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जॉब छोड़ने की फिराक में थी, है ना? नहीं नहीं, तो फिर मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया? नहीं तो वो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है, इसलिए नहीं लग रहा होगा। बेवकूफ़ समझ रही हो मुझे? चलो दिखाओ अपना फ़ोन। वह मेरा फ़ोन तो बाहर है, चलिए हम बाहर चलते हैं। नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे बाहर नहीं जाना। बोलते हुए वह उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगा। हल्के ऑरेंज कलर की बॉर्डर वाली साड़ी पहने, उस पर कमर तक लंबे खुले बाल। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, फिर भी वह बला की खूबसूरत लग रही थी। प्रथम के इस तरह देखने से वह सकपका गई। वह उसे ना तो कुछ कहते हुए बन रहा था, ना ही वहाँ से जाते हुए। वहीं प्रथम थोड़ा और करीब आकर उसके आगे आ रहे बाल के कुछ लटों को कान के पीछे करने लगा। पावनी इससे बचना चाह रही थी,
तो उसने तुरंत पूछ लिया, अविरल कैसा है? वह ज़्यादा परेशान कर रहा है क्या? स्कूल जाता है, अपना सेशन अटेंड करता है, बात करते हुए आप बात करते हैं, उसके साथ गार्डन जाते हैं ना? पावनी लगातार सवाल पूछे जा रही थी। वहीं प्रथम चुपचाप खड़ा सुन रहा था। उसके एक भी सवालों का जवाब नहीं दिया। वह उसे एकटक देख रहा था। पावनी का तो धड़कन इतनी तेज चल रहा था मानो दिल निकल जाएगा बाहर, और वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी उसकी नज़रों को। वह उसके सवाल के साथ उससे भी बचना चाह रही थी, वहाँ से भागना चाह रही थी, और जब कुछ नहीं सूझा तो उसके चेस्ट पर दोनों हाथ रख कर जोर से धक्का दिया। फिलहाल जाइए यहाँ से, मुझे आपके सवालों का जवाब नहीं देना, और भले ही बाहर किसी को कुछ नहीं पता है, पर हमारे रिश्ते की सच्चाई क्या है हम जानते हैं, तो दूर रहिए सर। उसने अब बहुत जोर से धक्का दिया, लेकिन प्रथम पीछे हटना तो दूर, वहाँ से हिला तक नहीं। ठीक है, आप ही रहिए, मैं जा रही हूँ, बोल वह साइड से जाने लगी, लेकिन प्रथम ने उसकी कलाई को पकड़कर पीछे खींच लिया और झटके में छोड़ दिया, तो वह सीधे बेड पर जाकर पीठ के बल अधलेटे पोजीशन में बैठ गई। प्रथम आगे बढ़ा और उसके दोनों तरफ हाथ रखकर उसके ऊपर झुका। मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। हाँ, क्योंकि अब मुझे जॉब नहीं करना था। अब मुझे हमेशा के लिए यहीं रहना है, अपने गांव में अपने पेरेंट्स के साथ। मैंने आपको सबसे पहले यही कहा कि सर मैं अब यह जॉब छोड़ रही हूँ, लेकिन आप तभी नहीं माने, और मैं सारी बातें बताती खुलकर तो भी नहीं मानते। इसलिए मैंने आपका एक भी कॉल रिसीव नहीं किया और नंबर भी ब्लॉक कर दिया। और कभी न कभी तो मुझे वहाँ से यह जॉब छोड़ना ही था, आना ही था, और यह एक सही मौका है। मेरे पापा भी बीमार हैं, बहन की शादी हो रही है, अभी हमारा यहाँ रहना ज़रूरी है। हाँ, उधर अविरल को भी मेरी ज़रूरत है, और अब तो उसका सेशन भी चालू है ना, स्कूल जाने लगा है, वह धीरे धीरे बढ़ेगा, समझदार हो जाएगा, समझ आ जाएगा। बस इसलिए अब तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया ना, तो अब आप हटिए पीछे, बाहर चलते हैं। बाहर बहुत गेस्ट भरे पड़े हैं, वह सब क्या सोच रहे होंगे। कोई कुछ भी सोचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और भला क्यों सोचेंगे, उनकी बेटी के साथ उनका दामाद है, एक कपल कमरे में बंद है, हस्बैंड वाइफ, इसमें शर्म की क्या बात है? बोलकर वह उसके ऊपर झुकने लगा। पावनी उसे रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं रुका, तो उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों का चेहरा अब काफ़ी करीब था, इतना कि दोनों एक दूसरे की सांसें अपने ऊपर फील कर रहे थे। अरे ननद नंदोई जी, बाहर निकलिए, दिन दहाड़े कहाँ व्यस्त हो गए, अभी रात बाकी है। हमने तो बस मजाक में कहा था कि आपको अलग कमरा नहीं मिलेगा। आवाज़ सुनते ही प्रथम पीछे हटा, और पावनी भी पलंग से झटके में उतरकर खड़ी हो गई। दरवाजे पर लगातार नॉक हो रहा था, तो प्रथम ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। क्या नंदोई जी, अंदर गए तो अंदर ही रह गए, दिन दहाड़े कुश्ती शुरू हो गई। प्रथम तो पहले बात को नहीं समझ पाया, लेकिन जब गौर किया तो वह बिना कुछ जवाब दिए तेजी से बाहर निकल गया। तुम कहाँ रह गई ननद रानी? बोलकर भाभी अंदर आई, तो पावनी पीछे अपने बाल में कंघी करने लगी। वह ऊपर से नीचे तक उसे देखने लगी और कहा, अरे इतनी जल्दी तुमने साड़ी भी पहन ली? क्या भाभी, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो? अब इतना देर तक कमरा बंद रखोगी तो हम ऐसी ही बातें करेंगे ना। चलो बाहर निकलो, रात में मटकोर के रस्म के लिए चंगेरा, बांस की एक टोकरी तैयार करना है। और दोनों साथ में बाहर निकले। प्रथम बाहर निकलकर चाचा जी के साथ बातें करने लगे, और बारात के ठहरने की जो व्यवस्था हो रही थी वह सब देखने लगे। चाचा जी, इतनी ठंड में बारात आएगी तो उसके लिए इंतजाम करना होगा ना, इतने गेस्ट कहाँ रुकेंगे वे सब?
जमाई बाबू, सब इंतजाम हो रहा है। हमने सबके लिए गद्दा, ब्लैंकेट और तकिया सबका अभी ऑर्डर कर दिया है। लगन का समय है इसलिए वह पहले नहीं दिया तो शादी के दिन आएगा और 2 दिन अलग से भाड़ा भी लग जाता, इसलिए। दोनों घूम घूम कर बातें कर रहे थे और देख रहे थे। इधर पावनी भाभी के साथ और रिश्तेदारों के साथ मिलकर मटकोर की रस्म की तैयारी करने लगी। तभी भामनी बुलाने आ गई खाना खाने के लिए। प्रथम आया और चेयर पर बैठा तो सामने टेबल पर थाली लगाई। थाली देखकर तो वह चौंक गया। इतना चावल, दाल, सब्जी, तरह तरह के पकौड़े देखकर बोला, मैं इतना नहीं खाता हूँ और इतना ऑयली, यह बहुत ज़्यादा है। अरे जमाई बाबू, हमारे इधर ऐसे ही खाना खाते हैं और खिलाते भी हैं। खाइए, कुछ नहीं होगा। हाँ, फिर भी कम करिए, मुझे आदत नहीं है। पावनी, प्लेट लेकर आओ और सब निकालो। तभी भाभी बोली, अरे नंदोई जी, रहने दीजिए। अभी तो आपने एक बार मेहनत कर ली, रात में मेहनत बाकी है, रात में भी करनी पड़ेगी। प्रथम बस शर्मा कर रह गया, कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप खाने लगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। रात में भी वह ठीक से सोया नहीं था और सुबह जल्दी उठ गया था। उसने पावनी को बुलाया और कहा, मुझे सोना है यार, कुछ देर उस कमरे में जाकर सो जाऊं। अब क्या सोएंगे, अब तो सारे और भी मेहमान आ रहे हैं और कुछ देर में रस्में शुरू हो जाएगी। ओके ठीक है, फिर भी मैं कमरे में जा रहा हूँ, आओ तुम भी। अरे मैं कैसे आऊँ, तो मैं अकेले बैठकर क्या करूँगा। देखिए, अभी आप कमरे में मत जाइए, एक काम कीजिए, अर्जुन भैया के साथ जाइए, बाहर घूम कर आ जाइए। फिर उसने अपने कजन भाई को बुलाया और कहा जाओ जीजाजी को थोड़ा बाहर घुमा दो, अपना गांव घर दिखा दो। और वह बाहर निकलने लगा। तब तक चित्रा भी आ गई अपने माँ के साथ और आंगन में आते ही सबसे पहले प्रथम पर नजर गई और यह बताने की जरूरत नहीं पड़ गई कि यह प्रथम ही है, पावनी का पति। देखकर दोनों माँ बेटी शौक रह गई। चित्रा ने आगे बढ़कर हेलो कहा और बोला, मेरा नाम चित्रा है। फिर वह दोनों बातें करने लगे और फिर कुछ देर बाद अर्जुन उसे लेकर बाहर निकल गया। चलिए जीजाजी, हम आपको अपना गांव घुमाते हैं और यहाँ का हाट बाजार। और दोनों निकल गए। इधर मटकोर की रस्म के लिए सब तैयार होने लगे। भामिनी को भी तैयार करने लगे। तैयारी करते करते, बातचीत करते हुए शाम निकल गई। सब एक बार फिर अच्छे से तैयार हुए। पावनी ने मस्टर्ड येलो कलर का गुलाबी बॉर्डर वाली बहुत सुंदर साड़ी पहनी। सारा मेकअप किया तो किसी ने टोक दिया, जब मेकअप किया तो सिंदूर क्यों बाकी है, वह भी लगा लो। पीछे से प्रथम ने सुन लिया, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। वहीं जानकी जी और चाची ने आंखें दिखा दी, तुम लोग क्यों बार बार एक ही बातें को खोद रहे हो, बोल रहे हो। वह दोनों परेशान हो गए, कहीं दामाद जी यह बात सुन ले और उन्हें अच्छा नहीं लगे तो, नाराज हो जाए तो। इसलिए सबको चुप करा दिया और सब फिर अच्छे से तैयार होकर रात में नदी पर जाकर रस्म हुआ और उसके बाद आंगन में आकर कुल देवी के पास पूजा के बाद बहुत अच्छे से मटकोर का रस्म खत्म हुआ। प्रथम पहली बार गांव की शादी देख रहा था तो बहुत आश्चर्य भी हो रहा था और खुश भी हो रहा था। गांव के जितने भी लोगों को निमंत्रण मिला था सब मटकोर के रस्म में शामिल हुए। बहुत लोग तो बिना बुलाए भी आ गए, सिर्फ पावनी के पति को देखने के लिए। गांव में चर्चा का विषय बना हुआ था प्रथम। वह भी आज बहुत हैंडसम लग रहा था। सफ़ेद पाजामा के साथ हल्के ऑरेंज कलर के जरी वाला फिट कुर्ता पहना था। सबसे अलग, सबसे हैंडसम दिख रहा था। गांव में जो भी देख रहे थे सबकी आंखें खुली रह जाती और मुंह। अब तक लगभग सबकी नाराजगी दूर हो गई थी। पूजा के बाद खाना पीना हुआ। घर में जितने भी मर्द थे और मेहमान सब थे, सबका सब अलग खाने बैठे और इधर महिलाएं अलग और इधर भाभी, भामिनी, चित्रा, पावनी और दो चार लड़कियों के साथ प्रथम सब एक साथ बैठे। सबने जानबूझकर प्रथम को अपने साथ ले लिया।
सब हंसी मजाक करते हुए खा रहे थे। चित्रा बार बार प्रथम को पूरी दे रही थी खाने के लिए। तब उसने रोक दिया कि नहीं, दिन में भी ऑयल वाला खा लिया तो अब नहीं। तो भाभी ने केहूनी मारते हुए कहा, अरे चित्रा, रहने दो, ज़्यादा मत खिलाओ, बेचारे को रात में भी जागना है, रात में और भी खाना है, तो कितना खाएंगे, ओवरडोज हो जाएगा ना। उसकी बातें सुनकर पावनी के तो मानो कान सुन्न हो गए। वहीं प्रथम बस सर हिलाकर रह गया, कुछ बोल नहीं पाया बेचारा। तभी जानकी जी और चाची एक साथ बोल पड़े, अरे कितना हमारे बच्चे को तुम लोग परेशान कर रहे हो, आराम से खाने दो। और हाँ, जवाई बाबू के कमरे से पुआल वाला गद्दा नीचे से हटा दो और सुतली वाला बोरा बिछा दो ताकि पैर में ठंड ना लगे। और हाँ, जब तक इधर खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तब तक जाओ कमरे में सिगरी जला कर रख दो ताकि घर गर्म रहे, ठंडी बहुत ज़्यादा है और जवाई बाबू को ठंड में रहने की आदत नहीं है। अरे काकी, तुम तो खामखा परेशान हो रही हो। नंदोई जी तो बोल रहे हैं सिगरी नहीं जलाने के लिए, क्योंकि उनका पर्सनल सिगरी आज रात भर उनके नीचे रहेगी। तो इस सिगरी का क्या काम और कितनी गर्माहट मिलेगी। थोड़ा सा भी धुआं निकला तो उनको खांसी होने लगेगी, आदत जो नहीं है। भाभी ने फिर कहा। तो उसकी बातें सुनकर प्रथम ने तुरंत पावनी की तरफ देखा। तभी पावनी ने भी देखा और दोनों शर्मा कर मुंह फेर लिया। पावनी दूसरी तरफ देखने लगी और बाकी सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। वहीं प्रथम उठ खड़ा हुआ, कान से मानो धुआं निकलने लगा था सबकी बातें सुनकर। वह वहां से उठकर सीधे अपने कमरे में आ गया तो देखा उसी पलंग पर गद्दे के साथ नई बेडशीट लगी थी और 2 तकिया रखा था, एक नया ब्लैंकेट भी। वह बेड पर लेट गया और अपने ऊपर ब्लैंकेट खींचकर मोबाइल निकाला और सीधे माँ को फ़ोन लगा दिया और अविरल के बारे में पूछने लगा, बातें करने लगा। इधर बाहर सब बातें करने लगे। अगले दिन हल्दी और मेहंदी की रस्में थी, उसी के बारे में, और कौन किस गाने पर डांस करेगा वही सब डिस्कस कर रहे थे। तभी पावनी ने पूछ लिया, अरे भामिनी, रिंकू, वो रिंकू कहाँ है? वह दिखी नहीं और मुझे याद भी नहीं रहा जो पूछूं। यह रिंकू वही बच्ची थी जिसे लेकर पावनी उस रात भाग रही थी और बीच रोड पर उस बच्ची को छोड़कर वह गंगा में कूद गई थी। दीदी, वह तो 3 साल पहले ही उसके पापा और दादा दादी लेकर चले गए, यह कहकर कि हमारी बच्ची है तो हमारे साथ ही रहेगी। और तभी रिश्ता टूट गया ना। हंगामा होने के बाद तब उसकी कोई खोज खबर नहीं है। कैसी है वो? पता चला थोड़ा भी सुधार है उस बच्ची में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें तो किसी से पता चला है कि दिन पर दिन उस बच्ची की हालत और ख़राब हो गई है। उसे सही गलत की भी समझ नहीं है। कहीं भी कुछ भी उठाकर खा लेती है, कहीं भी चली जाती है। और कभी-कभी तो उस बच्ची को रूम में बंद करके रखते हैं। अब वह भी बड़ी हो रही है ना, इसलिए। और उसके पापा का आना जाना नहीं है। तुम्हारी शादी में नहीं आ रहे हैं? नहीं, पापा ने उसे तो न्योता भिजवाया ही नहीं, बताया ही नहीं। 3 साल पहले ही यह रिश्ता टूट गया। सुनकर वह चुप रह गई। तो भामनी पावनी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, दीदी, परेशान मत हो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। और आज तुम बहुत सुखी हो जीजाजी के साथ। आज तुमको देखकर लगता है अच्छा ही हुआ कि उस रात तुम भाग गई। दोनों को बातें करते देख भाभी ने कहा, अरे ननद रानी, छोड़ो पुरानी बातों को। आज तुम जहाँ भी हो बहुत खुश हो और ऐसे ही खुश रहो। भगवान तुम दोनों की जोड़ी यूं ही बनाए रखें। चलो, अब बहुत रात हो गई, देखो 11 बजने को आ गए। कल जल्दी उठना भी है, बहुत काम है। चलो अपने अपने कमरे में जाओ सब। बोलते हुए भाभी उठकर खड़ी हुई और उसके साथ बाकी सब भी।
चित्रा भी अपने घर जाने लगी तो सब ने रोक लिया कि रात भर अब यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। तो वह भी रुक गई। चित्रा, भामिनी और पावनी एक ही कमरे में जा रही थी सोने, तो भाभी ने उसकी बाँह पकड़कर खींच लिया। तुम कहाँ चली ननद रानी? तुम आज अपने अलग कमरे में जाओ। पावनी तो सुनकर अंदर ही अंदर सिहर उठी। मैं कैसे जाऊं उस रूम में? उसने तुरंत बहाना बनाया, भाभी रहने दीजिए ना, कल के बाद तो यह छोटी भी अपने ससुराल चली जाएगी। कम से कम आज रात हम सब एक साथ बिता लेते हैं ना, सालों बाद हम साथ में हैं। अरे मेरी माँ, दिन में बिताना अपनी बहन के साथ, रात अपने पति के साथ जाकर बिता लो। बेचारा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन फिर भी पावनी वहीं खड़ी रह गई। एक असमंजस की स्थिति बन गई थी। अगर वह अंदर जाती तो प्रथम बाहर नहीं आने देता, और वह बाहर थी तो भाभी अंदर भेज रही थी। वह क्या करे? कुछ देर तक यूं ही खड़ी रह गई तो भाभी ने उसे धक्का देकर कमरे में भेजा और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अरे भाभी, दरवाज़ा खोलो, पावनी चिल्लाई। तो भाभी ने आवाज़ लगाई, अभी सो जाओ, सुबह दरवाज़ा खुल जाएगा। पावनी ने तुरंत पलटकर देखा पीछे। प्रथम बेड पर लेटे हुए उसे ही देख रहा था। उसका तो जी सन्न रह गया। वह कुछ देर तक यूं ही खड़ी रह गई तो प्रथम बेड से उठकर आया और अंदर से दरवाजे की छिटकनी लगा दी। हाँ, आप अंदर से दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हैं? अरे बंद करना ज़रूरी है, वरना वह तुम्हारी भाभी कभी भी अंदर आ सकती है। चलो सो जाओ, देर रात हो गई, बोलकर प्रथम बेड पर लेट गया। तो पावनी तकिया लेते हुए बोली, मैं वहाँ बेड पर नहीं सोऊंगी, बोलकर वह नीचे सुतली वाले चटाई पर तकिया रख कर लेट गई। दूसरी तरफ देर रात अपने कमरे में एक व्यक्ति सो रहा था और उसका फ़ोन अचानक घनघना उठा। उसने अधखुली आंखों से फ़ोन रिसीव कर हेलो कहा तो उधर से आवाज़ आई, ललन भाई, हम बोल रहे हैं। हम कौन रे? अरे भैया, हम आपका आदमी बोल रहा हूँ, फूल कुमार। हाँ बोलो फूल, क्यों इतनी रात गए फ़ोन किया? भैया आपको पता चला, वह ससुरी आई है। कौन ससुरी? किसकी बात कर रहे हो? अरे वही जो आपको छोड़कर भाग गई थी अपने यार के साथ। क्या मतलब? नंदू की बात कर रहे हो? वह बोलते हुए झटके में उठ बैठा। हाँ हाँ भाई, आ गई है। उसकी बहन की शादी है ना, और तो और उसका यार भी आया है, मतलब उसका पति भी। देखा हमने आज उसका उसका साला अर्जुन के साथ घूम रहा था। अरे ससुरा, क्या बॉलीवुड का हीरो दिखता है। अब समझ में आया वह छोड़कर क्यों भागी आपको। उसके पति की तारीफ सुनकर उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। अबे चुप ससुरा, तुम भी उसकी तारीफ कर रहा है। अरे कितना भी अच्छा होगा, स्मार्ट होगा, पर हमसे अच्छा नहीं होगा। वह बॉलीवुड का हीरो दिखता है तो क्या हम बॉलीवुड के किसी विलन से कम हैं? कम दिखते हैं रे? माफ़ कीजिए भैया, आपसे अच्छा तो कोई दिखता ही नहीं, कोई नहीं दिखता। आपसे अच्छा तो कोई चौगामा में नहीं होगा। पर जो भी है, उसका यार या भतार हमसे बचेगा नहीं, और वह ससुरी भी नहीं बचेगी। अब हमसे दगाबाजी की थी ना, अब देखते हैं कौन बचाता है दोनों को हमारे से। हम कहीं का नहीं छोड़ूंगा उसको। हम तो 3 साल पहले ही कसम खा लिए थे, जिस दिन वह पकड़ाएगी ससुरी का वो हाल करूंगा कि कहीं की नहीं रहेगी। बोलकर फोन रख दिया और तुरंत उसके दिमाग में 3 साल पहले वाली सारी बातें घूमने लगी, और वह व्यक्ति कोई और नहीं, वही था जिससे पावनी की शादी हो रही थी, जिसे छोड़कर वह भाग चुकी थी। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। कहानी का अगला भाग बहुत जल्द प्रकाशित होगा, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें।